हैमलेट। किसी वक्त डेनमार्क नामक देश में हैमलेट नाम का एक राजा राज करता था। उसकी रानी गर्टरूड बड़ी ही खूबसूरत थी। राजा रानी को और रानी राजा को दिल से प्यार करते थे और एक दूसरे पर कुर्बान होने को हमेशा तैयार रहते थे। उनके एक ही बेटा था जिसका नाम था प्रिंस हैमलेट। वो माँ से भी ज्यादा अपने पिता का लाडला और प्यारा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक एक दिन प्रिंस ने सुना कि उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई है। महाराज के छोटे भाई क्लॉडियस ने आंखों में आंसू भरकर बड़े दुख के साथ प्रजा को ये खबर सुनाई कि एक बेहद जहरीले सांप के काटने से राजा की मौके पर ही मौत हो गई है। लोग राजा को अपने पिता के समान समझते थे, इसलिए उसकी मौत पर सारी प्रजा में गहरा शोक छा गया। राजा की मौत का सबसे ज्यादा शौक जिसको लगा वो था प्रिंस हैमलेट। पिता से बिछुड़ने के गम में उसने रो रो कर अपनी आंखें सुजा ली। कई हफ्तों तक वो उस गम से उबर नहीं पाया। कभी कभी तो रात को सोते वक्त पिता का नाम लेकर हड़बड़ाकर उठ बैठता और पागलों की तरह रोने लगता। अभी उसकी आंखों से अपने प्रिय पिता के वियोग के आंसू सूखे भी नहीं थे कि 2 महीने के छोटे से समय के बाद ही उसने एक और बुरी खबर सुनी। उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी, और शादी भी किससे? स्वर्गीय महाराज के छोटे भाई क्लॉडियस से। ना तो वो रूप रंग में देखने में ही अच्छा था और ना ही उसमें कोई भी ऐसा गुण था कि वो रानी का पति बनने और राजा कहलाने के लायक हो। कुमार को समझ नहीं आया कि क्लॉडियस में उसकी माँ ने ऐसा क्या देखा। उससे भी ज्यादा बुरी बात जो हैमलेट को लगी वो ये थी कि आखिर उसकी माँ को शादी करने की इतनी जल्दी क्या थी। कहाँ तो वो उसके पिता को जी जान से ज्यादा प्यार करती थी और कहाँ उनकी मौत के सिर्फ 2 महीने बाद उनको भुलाकर दूसरी शादी कर बैठी। ये देखकर प्रिंस हैमलेट के मन पर बहुत गहरी चोट लगी। वो अभी पिता का गम तो भूला नहीं था और उसके साथ ये दूसरा दुख उसे अंदर ही अंदर खाने लगा। शर्म के मारे उसका दिल किया कि वो कहीं डूब कर मर जाए। एक दिन वो बैठा यही सोच रहा था कि ऐसी क्या वजह रही होगी जो उसकी माँ इतनी जल्दी बदल गई। सोचते सोचते उसके मन में अचानक एक विचार आया कि जरूर इस शादी में कोई रहस्य है। हो सकता है मेरे चाचा और मेरी माँ ने जानबूझकर मेरे पिता की हत्या करवाई हो और फिर प्रजा के बीच ये झूठी खबर फैला दी हो कि सांप के काटने से उनकी मौत हो गई है। मेरे पिता को डसने वाला वो जहरीला सांप जरूर कोई सांप नहीं बल्कि क्लॉडियस है। राज्य के लोभ में उसने मेरे पिता को मरवा दिया और अब मेरी माँ को अपने वश में करके ये मेरा राज्य भी हड़पना चाहता है। अब यही फिक्र उसे दिन रात खाने लगी। वो बेहद कमजोर हो गया। उसका फूल सा चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया और बच्चों वाली चुलबुलाहट भूलकर वो बूढ़ों की तरह दिन रात परेशान और डिप्रेशन में रहने लगा। इसी बीच एक दिन महल के पहरेदारों ने उसे बताया कि उन्होंने उसके पिता स्वर्गीय महाराज की प्रेत आत्मा को महल के सामने हाजिर होते देखा है। वो 3 दिन तक लगातार वहां आई और हर बार चुपचाप चली गई, लेकिन उसकी चाल ढाल से ऐसा लग रहा था कि वो किसी को ढूंढ रही है और कुछ कहना चाहती है। ये बात सुनकर प्रिंस हैमलेट को यकीन हो गया कि वो उसी के पिता की भटकती आत्मा है। उसने निश्चय किया कि वो उनसे मुलाकात करेगा। अगली रात वो पहरेदारों के साथ उस जगह पर जाकर बैठ गया जहां उन्होंने पिछली 3 रातों से उसके पिता की प्रेतात्मा को आते हुए देखा था। जब रात का अंधेरा छा गया और महल की घड़ी ने 10 बजाए तो एक पहरेदार ने महल के सामने वाले चबूतरे की तरफ इशारा करते हुए प्रिंस के कान में धीरे से कहा, प्रिंस, वो रहा भूत। कुमार को चांद की चांदनी में साफ दिखाई दिया कि उसके पिता की छाया लगभग 60 कदम की दूरी पर खड़ी उसी की तरफ टकटकी लगाकर देख रही है और जैसे कुछ कहना चाहती है। वही चाल, वही ढाल और वही वेश था जो महाराज ने अपने अंतिम पलों में धारण किया हुआ था। उसे देखकर कुमार के मुंह से एकदम से निकल पड़ा, पिताजी, और वो पहरेदारों की चेतावनी की परवाह किए बिना ही पिता की प्रेतात्मा की तरफ लपका। वो छाया मुंह से एक शब्द भी नहीं बोली। हाथ के इशारे से उसने कुमार को ऐसे अकेले स्थान में चलने को कहा जहां कोई भी उनकी बात को ना सुन सके। ये देखकर एक पल के लिए
प्रिंस के मन में संदेह हुआ कि कहीं ये कोई मायावी प्रेतात्मा तो नहीं और मेरे पिता के रूप में प्रकट होकर कहीं मुझे छलना चाहती है। लेकिन दूसरे ही क्षण उसकी अंतरात्मा ने अंदर से गवाही दी कि नहीं, ये तेरे पिता की ही भटकती आत्मा है। और कुमार निडर होकर और अपना सारा संदेह भूलकर उसी तरफ चल दिया जहां छाया उसे ले जाना चाहती थी। जब वे एक बिल्कुल एकांत सी जगह में पहुंचे तो छाया ने एक बार चारों तरफ नजर घुमाकर देखा कि कोई उनकी बातें सुन तो नहीं रहा। फिर वो कुमार की तरफ झुककर धीरे से बोली, कुमार। कुमार ने देखा कि स्नेह और लाड से भरा ये वही स्वर और संबोधन था जिसके जरिए उसके स्वर्गीय पिता जब बहुत उदास होते तब उसे पुकारा करते थे। इससे कुमार का हौसला बढ़ा और उसने साहस करके पूछा, पिताजी, मैं जानना चाहता हूं कि किस बात ने आपको परलोक के खामोश वातावरण से लौटकर फिर से इस दुनिया में आने के लिए मजबूर किया है। आपके मन की उस अशांति और इस भटकने की क्या वजह है? प्रेतात्मा ने फुसफुसाते हुए लहजे में कहा, मेरी रहस्यमयी हत्या। कुमार को जिसका शक था, जब उसने उसी बात की पुष्टि होते देखी तो वो चौंक पड़ा। उसने पूछा, क्या आपकी हत्या की गई थी? छाया ने कहा, हाँ, मेरी हत्या की गई थी। अपनी हत्या के इसी रहस्य को बताने के लिए मेरी आत्मा तब से भटक रही है। आज वो रहस्य तुम्हें बताकर मेरी आत्मा को थोड़ी शांति मिलेगी। ये बात सुनकर प्रिंस आवेश से पागल हो गया। मुझे बताइए पिताजी, किस दुष्ट ने ये काम किया है? छाया ने उसकी बात काटकर कहा, कुमार, जोश में मत आओ, धैर्य से सुनो। अपनी मौत के दिन सुबह मैं उसी स्फूर्ति से जागा था जैसे कि बसंत की एक सुहानी सुबह गुलाब की कली खिला करती है। उठकर मैं रोज की तरह नहाया धोया और दरबार के काम से निपटकर महल के उसी बाग में सुस्ताने के लिए जा लेटा जिसमें अभी मेरी तुमसे भेंट हुई थी। उस समय बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। पल भर में ही मुझे नींद आ गई। तभी तुम्हारा चाचा यानी मेरा छोटा भाई क्लॉडियस दबे पैर वहां आया और चुपके से उसने मेरे कान में किसी जहरीले तेल की 2 बूंदें टपका दी। उन बूंदों के कान में टपकते ही मेरी नस नस जलने लगी और मेरा दिल एक साथ ही 100 बार धड़ककर एकदम गतिहीन हो गया। इस तरह एक पल में ही उस जालिम ने मुझे अपने राज्य, पत्नी और प्यारे पुत्र से छीनकर अंधकार की दुनिया में धकेल दिया, जहां मेरी आत्मा को गति नहीं और मेरे दिल को शांति नहीं। कुमार, यदि तुम्हें मुझसे तनिक भी स्नेह है तो तुम्हें इसका बदला लेना ही होगा। कुमार ने गुस्से से मुट्ठियां भींचते हुए कहा, मैं इसका बदला लेकर ही छोड़ूंगा। छाया ने कहा, हाँ बेटा, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन एक बात याद रखना, अपनी माँ के अपराधों को क्षमा करके उसे भगवान के इंसाफ पर छोड़ देना। इतना कहकर महाराज की प्रेतात्मा अचानक गायब हो गई। उसी पल से प्रिंस हैमलेट अपने चाचा से बदला लेने की फिक्र में रहने लगा। उसका दिल बहुत ही सरल था। किसी की हत्या जैसा जाल रचना उसके लिए आसान बात नहीं थी और ऊपर से क्लॉडियस के जासूस हर वक्त हर जगह उसका पीछा किया करते और उसकी छोटी से छोटी बात को क्लॉडियस तक पहुंचाया करते थे। कई दिन सोचने के बाद शक की इस 4 दीवारी से बचने के लिए कुमार को आखिरकार एक उपाय सूझ गया। वो जानबूझकर पागल बनने का नाटक करने लगा। चाल ढाल, वेशभूषा और बातचीत में उसने पागलपन का नाटक इतनी अच्छी तरह से किया कि खुद क्लॉडियस और रानी को भी पूरा यकीन हो गया कि कुमार का दिमाग ठिकाने पर नहीं रहा है और धीरे धीरे क्लॉडियस ने उसकी जासूसी करना कम कर दिया। उन्हीं दिनों क्लॉडियस के दरबार में एक मंत्री था जिसकी बेटी ओफेलिया से कुमार प्यार करता था। सबने यही समझा कि प्रेम के आवेश ने कुमार को पागल बना दिया है। उनकी इसी समझ की ओट में और क्लॉडियस को चकमा देने के विचार से कुमार ने एक ऊटपटांग खत ओफेलिया के नाम लिखा। उसकी उल्टी सीधी भाषा से यही जाहिर होता था कि वो अब भी ओफेलिया को दिल से प्यार करता है और प्यार की बीमारी ने उसे पागल बना दिया है। ओफेलिया ने ये खत अपने पिता को दिखाया और उसके पिता ने क्लॉडियस को। खत की भाषा को पढ़कर क्लॉडियस का कुमार के लिए जो बचा खुचा संदेह था वो भी खत्म हो गया और उसने उसके ऊपर जो जासूस लगा रखे थे उन्हें उसने पूरी तरह हटा दिया। अब राजकुमार कहीं भी आने जाने और कुछ भी करने के लिए आजाद था। उसने चोरी छिपे
क्लॉडियस की मौत का जाल रचना शुरू कर दिया। संयोगवश उन्हीं दिनों वहां एक नाटक मंडली आई। कुमार ने भी मंडली का एक नाटक देखा जिसमें एक राजा की हत्या का दृश्य दिखाया गया था। हत्या का वो दृश्य इतना स्वाभाविक था और कलाकारों ने उसे इतनी निपुणता से खेला था कि राजा की हत्या होते वक्त दर्शक लोग त्राही त्राही चिल्ला उठे और कई तो बेहोश तक हो गए थे। उस नज़ारे को देख कुमार को भी अपने पिता की हत्या की याद हो आई और साथ ही उसे ये भी विचार आया कि इसी नाटक की कथा में कुछ परिवर्तन करके अगर स्वर्गीय महाराज हैमलेट की मौत का दृश्य रंगमंच पर दिखाया जाए और उसे देखने के लिए क्लॉडियस को भी बुलाया जाए तो उस नाटक का उस पर क्या असर होगा। अगर वो बिल्कुल पत्थर दिल ना हुआ और उसमें थोड़ी सी भी शर्म बाकी हुई तो अपने हाथों से किए गए कांड का अभिनय अपनी आंखों के सामने देखकर वो खुद को संभाल नहीं सकेगा और इससे उसके हत्यारा होने का आंखों देखा सबूत मुझे मिल जाएगा। यही सोचकर उसने तीसरे ही दिन उस नाटक मंडली को राजमहल में एक नाटक खेलने के लिए कहा, जिसकी कथा संक्षेप में इस तरह थी। वियना नगरी में गोंज़ागो नाम का एक राजा था। उसकी रानी बैप्टिस्टा उसे प्राणों से भी ज्यादा प्यार करती थी। राजा का एक चचेरा भाई भी था जिसका नाम था लुसियानस। वो मन ही मन राजा के ऐश्वर्य और उसकी रूपवती रानी को देखकर जला करता था। एक दिन राजा गोंज़ागो अपने महल के बगीचे में सोया हुआ था कि तभी लुसियानस ने दबे पांव वहां जाकर राजा के कान में जहरीले तेल की 2 बूंदें टपका दी, जिसके परिणाम स्वरूप राजा ने उसी पल तड़प तड़प कर प्राण दे दिए। उसके बाद लुसियानस ने राजा की पत्नी को अपने काबू में करके उसके सिंहासन पर अधिकार जमा लिया। वास्तव में ये क्लॉडियस के अपने गुनाह की सच्ची कहानी थी। सिर्फ व्यक्तियों के नाम बदल दिए गए थे। जब नाटक शुरू हुआ और रानी बैप्टिस्टा ने गोंज़ागो के सामने अपने प्यार की कस्में उठानी शुरू की तो उनकी बातों को सुनकर रानी के चेहरे का रंग उड़ने लगा। आगे चलकर जब नाटक में बगीचे का नजारा दिखाया गया, जिसमें एक ओर राजा गाढ़ी नींद में सोया था और दूसरी तरफ से लुसियानस हाथ में जहरीले तेल की बोतल लिए राजा के पास जा रहा था, तो इस नज़ारे को देखकर क्लॉडियस का मन डामाडोल हो गया। जिसे वो अब तक एक छुपा रहस्य मान रहा था, उसी रहस्य भरी हत्या का खुलेआम ड्रामा देखकर वो वहां बैठा न रह सका और तबीयत खराब होने का बहाना करके आधे नाटक के बीच से ही उठकर चला गया। कुमार हैमलेट ने इसी मतलब से ये नाटक खिलवाया था और नाटक की शुरू से ही वो टकटकी लगाकर क्लॉडियस के मुंह पर आते जाते भावों को देख रहा था। जब उसने क्लॉडियस को बेचैनी की हालत में अधूरे नाटक में से ही उठकर जाते देखा तो पास बैठे अपने एक दोस्त के कान में कहा, देखा क्लॉडियस के दिल का चोर। उसके दोस्त ने कहा, अब इस बात में कोई शक नहीं कि क्लॉडियस ही हत्यारा है। कुमार ने कहा, चुप रहो, यहां कुछ कहने अथवा करने का समय नहीं। जब बदला लेने का समय आएगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। नाटक खत्म हुआ और नाटक मंडली वाले वापस चले गए। उसी रात रानी ने कुमार को एक जरूरी संदेश भेजकर अपने पास बुलवाया। कुमार को ये समझते देर न लगी कि इसमें भी क्लॉडियस की ही साजिश है। उसे अपनी मां पर भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर उसे अपने पिता की प्रेतात्मा के वो शब्द याद आए कि अपनी माता के अपराध को माफ कर देना। उसी बात को याद कर वो मां से मिलने के लिए चल दिया। जिस बात का उसे पहले से ही अंदाज था, मां ने वही बात कही, कुमार, अपने पिता के लिए तुम्हारा ये व्यवहार ठीक नहीं है। कुमार ने कड़क कर पूछा, किस पिता के लिए? मां ने कहा, महाराज क्लॉडियस के लिए। अब वे ही तुम्हारे पिता हैं। मां के मुंह से ये शब्द सुनकर कुमार की आंखों से गुस्से की चिंगारियां निकलने लगीं। उसने क्रोध से होठ चबाते हुए कहा, मां, जो व्यक्ति तुम्हारे पति और स्वर्गीय महाराज का हत्यारा है, उसी के लिए तुम्हारे मुंह से ऐसे शब्द सुनकर मेरा सिर शर्म से झुका जा रहा है। क्लॉडियस जैसे नीच आदमी को पिता जैसा पवित्र नाम देने से पहले मैं तलवार से उसके टुकड़े क्यों न कर दूं? कुमार को गुस्से में आया देख रानी को कुछ और कहने की हिम्मत नहीं हुई और वो वहां से उठकर जाने लगी। कुमार ने उसका हाथ पकड़कर उसे बैठा लिया और कहा, मां, मैं तब तक तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक तुम मेरे एक सवाल का उत्तर नहीं दे देती। रानी ने हाथ छुड़ाकर भागना चाहा, लेकिन कुमार ने उसे पकड़कर बैठा लिया। रानी डरकर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर पर्दे के पीछे से बाहर की तरफ से भी किसी पुरुष ने बचाओ बचाओ का शोर मचाया।
कुमार को लगा कि हमारी बातें सुनने के लिए क्लॉडियस ही पर्दे के पीछे छिपा बैठा है और अब रानी को चिल्लाते देखकर वो भी चिल्लाने लगा है। ये सोचकर उसने रानी को कमरे के एक कोने में धकेला और बिजली की फुर्ती से तलवार लेकर पर्दे की ओर झपटा। तलवार लगते ही किसी के हाय कहने और धड़ाम से नीचे गिरने की आवाज सुनाई दी। कुमार ने जल्दी से आगे बढ़कर देखा, लेकिन वो क्लॉडियस नहीं था। वो तो उसकी प्रियतमा ओफीलिया का पिता था। क्लॉडियस की खुशामद करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर वो छिपकर कुमार की बातें सुनने के लिए आया था। कुमार के मुंह से सिर्फ इतना निकला, इस अपराध के लिए ओफीलिया मुझे कभी माफ नहीं करेगी। ईश्वर उसके पिता की आत्मा को सद्गति दे। ये कहकर कुमार रानी की तरफ बढ़ा। डर के मारे रानी की बोलती बंद हो चुकी थी और वो बेहोश होकर जमीन पर गिरने वाली थी। कुमार ने अपने हाथ का सहारा देकर उसे कहा, मां डरो नहीं, मैं तुम्हारा बेटा कुमार हैमलेट हूं और स्वर्ग की देवी की तरह तुम्हारी पूजा करता हूं। डरावना आदमी तो खुद क्लॉडियस है जिससे तुम्हें डरना चाहिए। वो स्वर्गीय महाराज का हत्यारा है। उसने उनके लहू से हाथ रंग कर डेनमार्क के सिंहासन पर हक जमा लिया है और अब हमारे पुश्तों की इज्जत के साथ अटखेलियां करना चाहता है। रानी चुपचाप उसकी बात सुनती रही। सामने ही एक दीवार पर महाराज हैमलेट का फोटो टंगा था। कुमार ने उसकी तरफ संकेत करके कहा, वो देखो माँ, पिताजी हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं, मानो माँ और बेटे के इस मिलन पर वो भी गदगद होकर हमें गले लगा लेना चाहते हों। ये अल्फाज कुमार ने इतने दर्द भरे स्वर में कहे कि रानी का मन मोम की तरह पिघल गया। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। कुमार ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम आशीर्वाद दो। अभी कुमार की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कमरे के दूसरे कोने से गंभीर स्वर में एक आवाज सुनाई दी कि मैं अपने पिता के हत्यारे का बदला ले सकूं। कुमार ने हैरान होकर उधर देखा तो उसके पिता की प्रेतात्मा शोक भरी मुद्रा में उसके सामने खड़ी थी। उसे देखकर कुमार के मुंह से चीख निकल गई और उसने उसी तरफ टकटकी लगाकर देखते हुए कहा, पिताजी आप? प्रेतात्मा ने धैर्य के साथ कहा, कुमार, मैं तुम्हें तुम्हारे फर्ज की याद दिलाने आया हूं। तुम कहीं उसे भूल तो नहीं गए? कुमार ने कहा, नहीं पिताजी, जब तक मेरे बदन में जान है मैं आपकी बात को कभी नहीं भूलूंगा। मैं उस हत्यारे से बदला लेकर ही रहूंगा। प्रेतात्मा ने कहा, बदला लिए बिना मेरी आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी बेटा। क्लॉडियस की मौत से ही मेरी आत्मा को सच्ची शांति हासिल हो सकती है। इतना कहकर प्रेतात्मा गायब हो गई। रानी ने कुमार को कांपते दीवार की ओर देखकर कुछ बोलते हुए देखा, लेकिन इसके अलावा उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। हाँ, जितने समय वो प्रेतात्मा कमरे में रही उतनी देर उसे अपने चारों तरफ सर्दी की एक लहर के साथ कंपकपी जैसा महसूस होता रहा। कुमार ने महाराज की प्रेतात्मा के विषय में रानी को कुछ नहीं बताया, सिर्फ उसे क्लॉडियस से होशियार रहने की चेतावनी देकर वो गली के अंधकार में कहीं गुम हो गया। नाटक से उठकर जाते ही क्लॉडियस ने फिर से कुमार के पीछे गुप्तचर लगा दिए थे और इस बार पहले से कहीं ज्यादा। उनके जरिए पल पल की खबर क्लॉडियस के पास पहुंच रही थी। उसने अगले ही दिन प्रिंस को विदेश भेजने का इंतजाम कर लिया और बहाना ये बनाया कि एक मंत्री की हत्या करने के कारण प्रजा के लोग कुमार से बहुत नाराज हैं और अगर वो डेनमार्क में रहेगा तो उसके प्राणों को खतरा है। उसने सुबह ही कुमार को अपने 2 ऑफिसरों के साथ जहाज पर चढ़ाकर विदेश भेज दिया और ऑफिसरों को गुप्त रूप से समझा दिया कि मौका पाकर वे समुद्र में ही कुमार की हत्या कर दें। लेकिन जाको राखे साइयां मार सके न कोई। कुमार का जीवन अभी बाकी था, इसलिए परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि किनारे से कुछ दूर जाते ही उस जहाज पर समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया। उनसे मुकाबला करते हुए वे दोनों ऑफिसर मारे गए। डाकुओं ने राजकुमार को पहचान लिया और उसे बड़े सम्मान के साथ वापस डेनमार्क पहुंचा दिया। जहाज से नीचे पैर रखते ही कुमार ने जो पहली खबर सुनी वो ये थी कि उसकी प्यारी ओफीलिया ने अपने पिता के वियोग को सहन न कर पाने के कारण अपने प्राण त्याग दिए और अभी उसकी अंत्येष्टि क्रिया की जा रही है। कुमार पागलों की तरह भागता हुआ वहां जा पहुंचा जहां ओफीलिया की अर्थी रखी थी। उसका भाई उसे दफनाने ही वाला था। क्लॉडियस, रानी
और दूसरे दरबारी भी वहां मौजूद थे। भीड़ को चीरता हुआ राजकुमार अर्थी के पास पहुंचा और बेसुध सा होकर अर्थी पर गिर पड़ा। ओफेलिया के भाई ने देखा कि ये वही कुमार है जिसने मेरे पिता का खून किया और मेरी बहन की मौत का कारण बना। वो बदला लेने के लिए कुमार पर झपट पड़ा। ये देखकर क्लॉडियस मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने उस वक्त तो लोगों को दिखाने के लिए उन दोनों को छुड़वा दिया, लेकिन बाद में उन दोनों का द्वंद्व युद्ध होना निश्चित करवा लिया। ये भी क्लॉडियस का एक नीचता भरा जाल था। उसने ओफेलिया के भाई को भड़काकर उसे इस बात पर राजी कर लिया कि द्वंद्व युद्ध में नियम के मुताबिक कुमार तो नकली तलवार से लड़ने आएगा, लेकिन वो जहर में बुझी हुई असली तलवार लेकर जाए और मौका मिलते ही कुमार को मार डाले। इस तरह उसके पिता और बहन की मौत का बदला पूरा हो जाएगा। द्वंद्व का वक्त निश्चित हो गया और शहर के हजारों नागरिक इस युद्ध को देखने के लिए इकट्ठे हो गए। ओफेलिया के भाई ने शुरू में जानबूझकर खाली वार किए। अपनी जीत होती देखकर कुमार प्रसन्नता के मारे उछल रहा था। तभी अपनी जहरीली तलवार से उसने कुमार पर एक भयानक वार किया। कुमार ने अपनी तरफ से संभलने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी तलवार की एक खुरचन उसके जिस्म पर लग गई। जहर ने तुरंत अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और कुमार का बदन आग की तरह जलने लगा। ये देखकर कुमार गुस्से से पागल हो गया और उसने अपने दुश्मन के हाथ से उसी की तलवार छीनकर उसकी छाती में घुसा दी। ये देखकर रानी बुरी तरह घबरा गई। अपनी घबराहट मिटाने के लिए उसने पास ही मेज पर रखे शरबत के प्याले को उठाकर मुंह से लगा लिया। अब असल में ये शरबत क्लॉडियस ने खास रूप से प्रिंस हैमलेट के लिए तैयार करवाया था। उसमें वही जहर घोला गया था जिसकी 2 बूंदें उसने महाराज हैमलेट के कान में टपकाई थी। उसकी योजना ये थी कि अगर कहीं दुर्भाग्यवश कुमार इस द्वंद्व युद्ध से जीवित बच निकला तो उसे ये जहर वाला शरबत पिलाकर हमेशा के लिए अपने रास्ते के कांटे को निकाल फेंकूंगा। इसी मतलब से उसने वो प्याला अपने पास रखा था, लेकिन बदकिस्मती से रानी को ये बात बतानी उसे याद नहीं रही और घबराहट में रानी ने वो प्याला उठाकर पी लिया। प्याले को मुंह से लगाते ही रानी ने 2 बार हाय जहर ऐसे कहा और निर्जीव होकर वहीं लुढ़क गई। कुमार ने अपनी आंखों से अपने पिता की अर्थी उठते देखी थी और अब अपनी आंखों के सामने अपनी मां को भी तड़पते देखा। उसके खुद के शरीर में भी जहर बुरी तरह फैल चुका था और उसे यकीन हो गया था कि अब वो कुछ ही पलों का मेहमान है। दुख और गुस्से के कारण वो पागल जैसा हो रहा था। उसे यकीन हो चुका था कि कुछ ही पलों में उसका जीवन भी समाप्त होने वाला है। तो फिर वो अपने पूरे कुल के हत्यारे को जीता क्यों छोड़े। वो बिजली की तेजी से क्लॉडियस पर झपटा और वही विषैली तलवार उसने उसकी छाती में भी चुभो दी। तड़पने से पहले ही क्लॉडियस वहीं गिरकर ढेर हो गया। उसके कुछ ही पलों के बाद कुमार ने भी प्राण त्याग दिए, लेकिन मरते वक्त उसके होठों पर मुस्कुराहट थी और मन में शांति कि उसने आखिरकार अपने पिता के हत्यारे से बदला ले ही लिया। वो उसकी आंखों के सामने खून में लथपथ पड़ा धरती को चूम रहा था। इस दृश्य को देखकर कुमार के दिल को असीम शांति मिली और महाराज हैमलेट की भटकती आत्मा को भी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इस बारे में अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें। अगर कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। एक और दिलचस्प कहानी के साथ जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।